हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 पढ़ेंगे, जो कि जेडीए जेएलओ एग्ज़ाम जो जुलाई में होने वाला है राजस्थान में, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको समझने से पहले समझ लेते हैं कि इस एक्ट को पढ़ना ज़रूरी क्यों होता है। तो ये एक्ट काम आता है डॉक्यूमेंट्स पे लगने वाला जो स्टाम्प ड्यूटी यानी टैक्स है, उसको रेगुलेट किया जा सके। जैसे गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना हुआ, डॉक्यूमेंट को लीगली वैलिड बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रेगुलेट किया जाता है, जैसे सेल डीड हो गया, गिफ्ट डीड हो गया, लीज एग्रीमेंट हो गया, इनसे रिलेटेड। अभी आते हैं एक्ट पे। तो इस एक्ट का नाम है राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998। एक्ट नंबर है 14 ऑफ 1999। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेट दोनों अलग अलग है। एक्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल चैप्टर इसमें 8 है और सेक्शन है 91, जिसमें एक शेड्यूल भी है। ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी, तो 24 मार्च 1999, और ये एनफोर्समेंट कब हुआ था, 1 मई 1999। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 में 3 बातें याद रखनी है, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। यानी इस एक्ट को बोलते क्या है, इस एक्ट का एक्सटेंट कहाँ तक है, अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, और ये कब एनफोर्स में हुआ और कब इसको एसेंट मिली, जिसकी बात हम कर चुके हैं। तो इस एक्ट का नाम क्या है? इस एक्ट का नाम है राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 एक्ट। और अप्लाई कहाँ होता है, तो ये राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान, एंटायर राजस्थान पर अप्लाई होता है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, व्हेन डज इट स्टार्ट, यानी ये फोर्स में कब आया। तो ये कब आया, द एक्ट स्पेसिफाइड इट शैल कम into force on date determined and notified by the state government in the official gazette। यानी जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में इसको डिटरमाइन किया गया था, उसी दिन ये फोर्स में आया था। और वो डेट कौन सी थी, 1 मार्च 1999। अब हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन क्लोज की तरफ। तो हमारी पहली डेफिनेशन है एयर राइट। एयर राइट क्या होता है कि जैसे जो बेयर में दे रखी है लैंग्वेज, वो है राइट टू कंस्ट्रक्ट एंड यूज एंड सेल ऑफ अपर फ्लोर। मतलब जैसे कि कोई प्लॉट है और प्लॉट के ऊपर एक घर बना हुआ है, तो उस प्लॉट के साथ साथ उस घर पर, यानी जो मकान बना हुआ है उसका, और जहाँ तक लो अलाउ करता है वहाँ तक आपका राइट है। आप उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। स्पेसिफिकली एयर राइट का मतलब होता है कि अगर ऊपर वाला जो सेकंड फ्लोर होता है या थर्ड फ्लोर, जैसे हम अपार्टमेंट की बात करते हैं, उसमें ओनर को ये राइट होता है कि वो जो अपर पार्ट है, जो दूसरा वाला फ्लोर है या उसके फर्स्ट फ्लोर से ऊपर जितने भी फ्लोर हैं, उनको अलग से यूज़ कर सकता है, अलग से परचेज किया जा सकता है, अलग से सेल किया जा सकता है। तो इस राइट को कहते हैं एयर राइट्स। अब चलते हैं हम सेकंड डेफिनेशन की ओर, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है, एसोसिएशन मीन्स एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, पर्सन हो सकते हैं, एक्सचेंज ब्रोकर, और एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी ग्रुप को बनाते हैं तो उसको एसोसिएशन कहा जाता है। अब एसोसिएशन में क्या आ सकता है, एक सोसाइटी में अगर बहुत सारे लोग मिलकर अपना एक बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसको हम एसोसिएशन कह सकते हैं। कोई क्लब बनाया हुआ है, उसको एसोसिएशन कह सकते हैं। फर्म है, उसे भी कहा जा सकता है ब्रोकर एसोसिएशन। या अगर पर्सन ने भी अलग से अपना ग्रुप बना रखा है तो उसको भी एसोसिएशन कहा जा सकता है। थर्ड हमारी डेफिनेशन है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसमें 3 पर्सन होता है। एक तो होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉई, और एक होता है पे। ड्रॉई ऑर्डर देता है कि तुम्हें सी पर्सन को 10,000 या इतने एक सर्टन अमाउंट होता है, इस अमाउंट को पे करना है। और जिसको ये ऑर्डर दिया जाता है उसे कहते हैं ड्रॉई, और जिसको पे करना है उसे कहते हैं पे। तो एक्चुअल में क्या होता है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए रिटर्न ऑर्डर। एक रिटर्न ऑर्डर होता है जिसमें एक पर्सन ऑर्डर देता है किसी दूसरे पर्सन को, जैसे ए ने बी को दिया, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को पे करने के लिए, एक मनी को पे करने के लिए, और कितने टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए, किसी थर्ड पर्सन को करने के लिए कहा जाता है। तो इसको कह देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड। उसको पढ़ते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड में क्या होता है कि जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में एक सर्टन टाइम दिया हुआ था
और एक सर्टेन अमाउंट था। इसमें अमाउंट तो फिक्स होता है लेकिन टाइम फिक्स नहीं होता। जब भी डिमांड की जाए तब देना है, उसी टाइम देना है, इमीडिएटली। तो ए बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज पेबल इमीडिएटली व्हेन डिमांडेड, इसमें कोई वेटिंग टाइम नहीं होता। वेन एवर आस्क पे इमीडिएटली। ए ने ऑर्डर दिया बी को कि पे 5,000 ऑन टू सी ऑन डिमांड, तो उस डिमांड का ऑन डिमांड अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि इमीडिएट पे करना है, उसी टाइम करना है। तो इसीलिए इसे कहते हैं दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड। 5 नंबर डेफिनेशन है बिल ऑफ लीडिंग इंक्लूड्स थ्रू बिल ऑफ लीडिंग बट डज नॉट इंक्लूड ए मैट्स रिसिप्ट। ये क्या होता है? एक तरह से बिल ऑफ लीडिंग को हम कह सकते हैं एक रिसिप्ट ही होती है। एक बिल होता है, लीडिंग इज डॉक्यूमेंट गिवन बाय करियर विच शोज दैट गुड्स हैव बीन रिसीव्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, यानी कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए शिप में लोड हो गई है, उस चीज का एक्नॉलेजमेंट होता है और इसको कहते हैं, यानी रिसिप्ट को ही बिल ऑफ लीडिंग कहा जाता है। और अब इसमें यह है कि बिल ऑफ लीडिंग में थ्रू बिल ऑफ लीडिंग भी इंक्लूड है लेकिन इसमें मेट्स रिसीव इंक्लूड नहीं है। तो ये क्या होता है समझते हैं। बिल ऑफ लीडिंग में एक सिंपल रिसिप्ट होती है लेकिन अगर थ्रू बिल ऑफ लीडिंग लिखा होता है इसका मतलब होता है जब एक ही गुड्स बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन से होकर निकलती है और मेन शिप तक पहुंचती है। जैसे मान लो वो किसी ट्रेन से भी है, ट्रक से भी होके आई है। जब एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन यूज होते हैं तो उसको कहते हैं थ्रू बिल ऑफ लीडिंग। ठीक है, जैसे द सेंटर डॉक्यूमेंट फॉर कैरीज ए गुड्स इंक्लूड थ्रू बिल ऑफ लीडिंग। जैसे मान लो शिप से ट्रेन, ट्रेन से ट्रक, ऐसे करके बहुत सारे ट्रांसपोर्ट से आ रही है तो करते हैं, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। मेट्स रिसीव, मेट्स क्या होता है? मेट्स का मतलब होता है जो शिप का जो ऑनर है उसको कहते हैं मेट्स रिसिप्ट। क्यों नहीं है? ये इसलिए इंक्लूड नहीं है कि जब अलग अलग ट्रांजेक्शन से होके गुड्स आया है तो यहाँ हर जगह अलग अलग वो पहले से ही अप्रूव होके पहले से ही बिल ऑफ लीडिंग आया है, तो अब फाइनली जब पूरा सामान लोड हो रहा है तब उस ऑनर की रिसिप्ट की अलग से जरूरत नहीं है, इसीलिए उसको मेट्स रिसिप्ट इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है 6 वो है बॉन्ड। बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पर्सन अपने आप को लीगली बाउंड कर लेता है, या तो मनी को पे करने के लिए या गुड्स को पे करने के लिए। जैसे अगर मैंने ये काम नहीं किया, अगर मैं किसी काम को करने में फेल हो गया तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा या प्रिंसिपल के साथ अमाउंट इंटरेस्ट भी दूंगा। तो इस तरीके जो होता है उसको कहते हैं बॉन्ड। के 3 तरीके के होते हैं जैसा कि इस एक्ट में बताया गया, स्टाम्प एक्ट में, और ये 2 के 6 में दिया हुआ है बॉन्ड की डेफिनेशन को। बॉन्ड वैसे हम लिमिटेशन एक्ट में भी हम पढ़ते हैं। तो ये 3 तरीके का होता है। जैसे एक तो होता है कंडीशनल बॉन्ड जिसमें होता है आई विल पे 10,000 इफ आई फेल टू डू समथिंग। एक कंडीशन के तहत अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। एक होता है अटेस्टेड बॉन्ड, यानी इसमें कुछ विटनेस होते हैं, विटनेस के सामने साइन किया जाता है उसको। और एक होता है गुड्स बॉन्ड, यानी बॉन्ड के बदले ग्रेन दिया जाता है। ग्रेन हो सकता है, कोई भी सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।